हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आज का टॉपिक है ओम्स लॉ के बारे में। पिछले वाले क्लास में हमने जहां तक पढ़ा के छोड़ा था उसके बाद हमने कहा था कि आपके बुक में ना एक टॉपिक है आपका सर्किट डायग्राम, उसको आप बना लीजिएगा। बनाया आप लोगों ने? मतलब बेसिकली यहाँ पे ना वो डायग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सर्किट में हम लोग हर प्रकार के डायग्राम को बना नहीं सकते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके सिंबल को इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया था। तो बेसिकली हम आज का क्लास शुरू करने से पहले आपसे ये हम पूछना चाहते हैं कि क्या पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या उसमें कोई दिक्कत, हर चीज़ समझ में आ गया था? चलिए, तो आज यदि हम लोग यानी कि पिछले वाले क्लास के यदि कोई चीज़ दिक्कत रहा होगा तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत था? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत रहे तो आप लोग एक बार बेझिझक कमेंट कर दिया कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कल जो पढ़ा के छोड़ा था उसके बाद हमने एक होमवर्क दिया था कि आपको ये वाला बेसिकली सर्किट डायग्राम जो अपने कॉपी में बना लेना है। यहाँ पे आपका कंपोनेंट है, यहाँ पे आपका सिंबल है, इसका ना हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अपने सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें से 2-3 चीज़ हम लोग अभी इस्तेमाल कर भी चुके हैं और भी आगे हम लोग चीज़ों को सीखेंगे, जो कि हम लोगों को आगे मिलेगा तो हम लोग इसको सीखेंगे। चलिए, लेकिन आज हम लोगों का टॉपिक है ओम्स लॉ। इसको पढ़ने से पहले ना कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने कल आपको पढ़ाया, उसके बारे में ना थोड़ा सा हिसाब समझिए। पहले सबसे पहली बात यहाँ पे आप बताइए कि पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने बेसिकली किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है अभी तक के क्लास में? मतलब पहला आपका करंट, दूसरा आपका सर्किट तो जान चुके हम लोग, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वोल्टेज। यानी कि हम लोग जो अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं उनमें से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला आपका इलेक्ट्रिक करंट, जान चुके हैं पूरी तरीके से क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, I = Q/T, जान चुके हैं। और जो सेकेंड हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमारा वोल्टेज, और फिजिक्स की दुनिया में क्या नाम देते हैं उसको हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हम लोग करंट के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग वोल्टेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग जो एक नया चीज पढ़ने वाले हैं ना, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में नहीं करते हैं, हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन हमारे सर्किट में ऑलरेडी होता है। समझेंगे अब इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, सब चीज हम लोग आज यहाँ पे बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि ओम्स लॉ के बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन अच्छा, आपने ना 2 डिवाइस के बारे में अब तक पढ़ चुका पढ़ा आपने। पहला था आपका अमीटर और दूसरा था आपका वोल्ट मीटर। यदि आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में ना कम से कम आप 2 डिफरेंस बताओ, यानी कि डिफरेंशिएट करो इन दोनों को, क्या बता सकते हैं? हाँ, आमीटर करंट को मेजर करेगा सर्किट में, और वोल्ट मीटर वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा एक सर्किट में। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आप क्या बताएंगे? आमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, बिल्कुल सही। वोल्ट मीटर में पैरेलल। चलिए, इसको देख लीजिए आप लोग भी, ऑनलाइन भी एक बार देखिए आप अपने कॉपी में, यदि हो सके कहीं पर भी, नहीं तो यदि आप इसको सिंपली भी ऐसे याद रखिए, सिंपल से आप याद रखिए। यदि आप लिखना भी चाहते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं, आप 2 कॉलम बना सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है, मन करे तो, नहीं तो इतना ये हार्ड भी नहीं, आप याद रख सकते हैं। एक तरफ लिखो आप अमीटर, दूसरे तरफ लिखो आप हेडिंग में वोल्ट मीटर, यानी कि इधर अमीटर और इधर वोल्ट मीटर। इन दोनों में बेसिकली आपको 2 डिफरेंस लिखना है, ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, ठीक है, बनाइएगा, कंफर्म इसको बना लीजिएगा। आमीटर होता है हमारा एक ऐसा डिवाइस जो कि करंट को मेजर करता है किसी सर्किट में, ठीक है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है किसी भी सर्किट में। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, आमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं, सिंपल। 2 डिफरेंस हो गया। तो ये ना हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हैं, दोनों चीजों के बारे में आप जान चुके हैं, तो मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो अब आप वहां पे तो ये नहीं कह सकते ना टीचर को कि सर आपने पढ़ाया नहीं इसके बारे में। आपने पढ़ लिया मतलब आपको डिफरेंस आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा या फिर याद रहे तो भी ठीक है, मेरे हिसाब से आप इसको लिख ही लीजिए। हालांकि यदि आपने जो नोट्स हमने लिखाया था आपको, यदि आप उसको लिखे होंगे तब तो फिर आपको कॉपी में पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपना आज आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, वही बात है जो हमने यहाँ पे आपको कहा कि अभी तक के क्लास में हम लोगों ने बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ा। पहला इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज के बारे में, ठीक है। अब हमारे सामने एक इंसान आते हैं जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन है, उन्होंने हमको ये चीज समझा दिया। और देखिए, जब भी हम यहाँ पे ना फिजिक्स में रिलेशन का बात करेंगे, आप हमेशा समझिएगा यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन,
हम लोग पढ़ते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फिजिक्स में दो ही प्रकार का रिलेशन होता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ पे अभी समझेंगे इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे हम बताना आपको ये चाह रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने मेजर तरीके से हम लोगों ने यही चीज पढ़ा है। अब हमारे सामने एक साइंटिस्ट आते हैं, क्या है वो साइंटिस्ट जरा देखिए ध्यान से, यहीं से आपका क्लास आज का शुरू होता है। इन 1827 a German physicist George Simon Ohm found out the relationship between the current flowing in a metallic wire and the potential difference across its ends। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 1827 में हमारे पास जर्मनी का एक फिजिक्स आते हैं। फिजिक्स का मतलब होता है जो फिजिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, काम करते हैं। तो 1827 में हमारे सामने जर्मनी का एक बहुत बड़े फिजिक्स के ज्ञानी आदमी आते हैं, उसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। और चूंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ओम इन्होंने ही दिया, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, ओम्स लॉ पड़ गया। अब सवाल है कि ओम्स जी ने हमको लॉ क्या दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो बेसिकली 1827 में हमारे पास जर्मनी का एक साइंटिस्ट आया, नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने हमको ये बताया कि देखो अभी तक जो तुम इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े हो ना, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है बस। और वो रिलेशनशिप कैसा है अभी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो बेसिकली हमको जो रिलेशनशिप बताया इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, वो किसने बताया, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया। कब बताया, 1827 में बताया। कहां से बिलोंग करते थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। और ये हम ना बीच से सवाल आपसे क्यों पूछ रहे मालूम है, क्योंकि आपका 20 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला एग्जाम में, ये सब वहीं से पूछेगा आपसे। बोलेगा कि बताइए 1827 में, नहीं तो इसको ऐसे पूछेगा कि जॉर्ज साइमन ओम कहां से बिलोंग करते थे, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा आपसे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। कब आपको ये कॉन्सेप्ट मिला, 1827 में मिला। तो ये बीच में आपको बताते हम चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली में हमारा ओम्स लॉ है क्या, इसके बारे में आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये आपका डेफिनेशन है ओम्स लॉ का। दी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर। अच्छा, मेटालिक वायर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, सिंपल सा कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सके, यानी कि पास हो सके उससे। तो मेटालिक वायर मतलब वो वायर आपका कोई भी हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, किसी भी का भी वायर हो सकता है वो। तो मेटालिक वायर का सिंपल सा मतलब यहाँ पे आपको बोल रहा है वो कंडक्टर के बारे में। तो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। आपको ना इस ओम्स लॉ पे पूरा ध्यान नहीं देना है। कहां से कहां ध्यान देना है, आप ये देखो, द इलेक्ट्रिक करंट यहां से लेकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यहां तक आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद क्या कहा गया वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन यहां तक आपको ज्यादा समझना है। समझिए क्या कहा गया। अभी तक आपने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। ओम्स जी ने हमको ये बताया कि देखो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब यहाँ पे आप समझो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हालांकि आप इसके बारे में पहले से जानते हैं। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंपल सा मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी चीज बढ़ेगा, या फिर एक चीज घटेगा तो दूसरा भी चीज घटेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हम मार्केट गए, हमको एक पेन खरीदना था। हम स्टेशनरी की दुकान पे गए और हमने कहा कि भैया हमको एक पेन दीजिए। तो उन्होंने हमको ये पेन दे दिया, हमने बदले में इस पेन का जो प्राइस था 5 रुपये, हमने उनको 5 रुपये दे दिया। हमको पेन कितना मिला, 1। हमने प्राइस कितना दिया उसको, 5। अब हमने कहा कि भैया एक और पेन दीजिए, तो उन्होंने हमको एक पेन और दिया, तो हम उसको 5 रुपया और देंगे। तो बताइए हमारे पास पेन का संख्या बढ़ गया, एक था पहले 2 हो गया, तो पेन का संख्या बढ़ा, उसको हमने पहले कितना दिया, 5, फिर बाद में और 5 दिया, तो उसका प्राइस भी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि हमारा पेन बढ़ा तो उसका पैसा भी बढ़ गया। मतलब सिंपल सा हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी चीज बढ़ेगा। दोबारा समझिए, बहुत सिंपल भी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज घटेगा दूसरा भी घटेगा। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं होता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये कहता है कि एक चीज बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या फिर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा वाला चीज चलता है, लेकिन डायरेक्टली में ऐसा वाला, दोनों इस तरीके से।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या फिर पहला वाला बढ़ेगा दूसरा वाला घटेगा। तो यहाँ पे हमको ओम्स जी ने ये बता दिया कि देखो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। बस आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए कंडक्टर में, यानी कि आप सर्किट में बात कर रहे हैं तो आपका सर्किट का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। मतलब कि आप सर्किट के टेम्परेचर को घटाओ नहीं बढ़ाओ नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, बहुत ध्यान से समझिए, ओम्स लॉ का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप इसको घुमा के कैसे बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे भी आप उसको बोलना चाहो वैसे बोलो, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे कैसे लेके चल सकते हैं, अब उसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। देखिए, और ये साइन किस चीज का होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम लोग घुमा के और कैसे कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। आप ये बोलो या फिर वो बोलो, बात तो सेम है। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट बोलो, बात तो सेम है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीज समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमने हटाया और यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन दे दिया। और हमने आपको पहले भी आपको समझाया है हमने, जब भी हम लोग इक्वल टू का साइन देते हैं इसके साइन को हटाकर, तो हमको बगल में ना यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है। आप याद कीजिए, हम लोग अक्सर के लिखा करते हैं या फिर यहाँ पे लिखा गया है आर, तो कुछ भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। लेकिन क्या कुछ भी लिख देंगे, नहीं, आपको यहाँ पे टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन दिया, और यहाँ पे आई पहले से था, हमने आई रहने दिया, बगल में क्या लिख दिया, आर लिख दिया। अब ये आर क्या है, यही है हमारा रेजिस्टेंस। अब इसी के ऊपर हमारा पूरा काम चलेगा, समझते हैं पहले। कहा गया हमारा, हाँ, वेयर, यहाँ पे इसका बात कर रहे हैं, वेयर आर इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब समझ में आ रही है, मतलब यहाँ पे ये हो गया, ये जो आर है इसको हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि ये हर कंडक्टर में फिक्स रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स, ये हर कंडक्टर में रहेगा ही रहेगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, आपके पास एक आयरन का रड है, आपके पास एक एल्यूमिनियम वायर है, कॉपर वायर है, आपके पास सिल्वर है, वो क्या आपका सब कंडक्टर है। तो हर कंडक्टर में ये आर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये आर मतलब रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। अब सवाल है कि सर ये रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, बताते हैं इसके बारे में थोड़ा। लेकिन पहले आप यहाँ पे समझिए, जब भी आपके सामने कोई बोले कि ओम्स लॉ क्या है, तो आप क्या बताओगे, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ये से आप बोल दोगे। लेकिन जब आपसे कोई ओम्स लॉ का फॉर्मूला पूछे तो आप फॉर्मूला क्या बताओगे, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर। हालांकि इसके बारे में अभी हम लोग और समझेंगे, लेकिन कोई फॉर्मूला पूछे ओम्स लॉ का तो V इक्वल्स टू आई आर, इसीलिए हमने इसको बॉक्स में घेर दिया ताकि आपका ध्यान इस पर ज्यादा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझिए कि ये रेजिस्टेंस है क्या, थोड़ा इसके बारे में समझिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मतलब क्या समझना हमेशा, इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। यानी कि आप एक बार ऐसे समझो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब इसके बारे में ना, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल में समझाते हैं। यहाँ पे तो बहुत कम लिखा गया आपके बुक में भी, लेकिन आप इसको तब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको हम प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल नहीं देंगे। समझिए, अभी तक आपने ये पढ़ चुका है, अभी तक आप ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है, अब हर कंडक्टर में हमारा रेजिस्टेंस रहता है। अब रेजिस्टेंस करता क्या है ना, बेसिकली रेजिस्टेंस का काम ही ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोकता है। समझिए बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मतलब फिर से समझिए, कल आपने, यानी कि अभी तक आप ये पढ़ चुके हैं कि सर्किट यानी कि कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके,
और हर कंडक्टर में क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक क्या उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा? नहीं प्रोड्यूस होगा। मतलब ये हो गया कि हर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है और हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी होता है। यानी कि ये एक ऐसा चीज है ना जो कि हर कंडक्टर में होगा ही होगा। और रेजिस्टेंस का सिंपल सा काम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है। आप इसको ऐसे समझो, अब ना इसको ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो। जब आप बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं अपने सोसाइटी में, यानी कि आप बहुत ज्यादा तरक्की कर गए, तो आपके सोसाइटी में ना कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो आपके टांग को खींचते हैं, जो कि चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े। बुराई करने वाले जो लोग जरूर होते हैं, लेकिन क्या फिर भी आप रोक पाते हो? फिर भी आप अपना काम करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, अचीवमेंट को प्राप्त करते रहते हो। उसी प्रकार से हर कंडक्टर में एक अनवांटेड मटेरियल हमारा प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। जो करता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को वो रोकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वो आगे बढ़ना नहीं देना चाहता है। अब आप खुद समझिए, जब वो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ नहीं देगा तो क्या हमारा करंट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर फिर ये बात ये भी है कि सर क्या इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्यों रुकेगा भाई? जैसे आपके समाज में यदि आपका कोई बुराई करता है तो क्या आप अपने कामों को छोड़ देते हो? आपको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। उसी प्रकार से हर कंडक्टर में हमारा एक अनवांटेड मटेरियल पहले से प्रेजेंट है, उसका नाम है रेजिस्टेंस, जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है। और ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहेगा, इसका मतलब है यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा रुक भी गया, रेजिस्टेंस ने उसको पूरी तरीके से रोक दिया, क्या आपको करंट मिलेगा? क्योंकि करंट मिलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मूव होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। तो वही बात इसमें कहा गया था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये हर कंडक्टर का ना प्रॉपर्टी होता है, उसका खासियत होता है। क्या खासियत होता है? टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, यानी कि वो हर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है कि हाँ भैया तुमको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहीं पे ना थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। यहीं से आप समझ आएंगे अभी तुरंत। देखिए गुड कंडक्टर का मतलब क्या होगा, जरा सोचिए तो आप। अब आप मेरे हिसाब से बता सकते हैं। गुड कंडक्टर का सिंबल से आप मतलब समझते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास हो। तो अब यहाँ पे ना आप गुड कंडक्टर का मतलब थोड़ा सा समझाइए रेजिस्टेंस को दिमाग में रखते हुए। फिर से समझाते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना, और यदि वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक दिया तो हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी हमको नहीं मिल पाया मतलब वो कैसा कंडक्टर? गुड कंडक्टर है क्या? यदि इलेक्ट्रिसिटी को नहीं मिल पा रहा मतलब वो गुड कंडक्टर नहीं है। अब बताइए आप, गुड कंडक्टर हमारा कब होगा? और यहां पे बता देते हैं हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता ही है, यानी कि हर सोसाइटी में आप आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है जो कि आपको टांग को खींचना चाहेगा। उसी प्रकार से हर कंडक्टर में ये रेजिस्टेंस होता ही है जो कि इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। हाँ, बस ये है कि किसी कंडक्टर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमारा कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, वही चीज है। उसी प्रकार से है ना, किसी सोसाइटी में आपका बुराई करने वाले लोग कम है, किसी में ज्यादा है। तो अब बताइए आप रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए क्या अब आप गुड कंडक्टर का डेफिनेशन बता सकते हैं? देखो गुड कंडक्टर का मतलब ये हो गया जिस कंडक्टर में, समझिएगा बहुत ध्यान से, जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला हमारा मटेरियल कम है, ज्यादा है? कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा? फ्रीली मूव करेगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, मतलब वो कंडक्टर कैसा है आपका? गुड कंडक्टर है, यानी कि उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी अच्छा मिलेगा। तो गुड कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या हो? बहुत ही कम हो। बस समझ में आ गई? आप ऐसे खुद समझो ना, यदि किसी कंडक्टर में, बहुत ध्यान से समझना, यदि किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला जो हमारा कोई अनवांटेड मटेरियल है वो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन के फ्रीली मूव करने का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और इलेक्ट्रिक करंट आपको अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब वो कंडक्टर कैसा है? गुड कंडक्टर है। तो अब यहां से आपसे कोई पूछे कि गुड कंडक्टर का मतलब क्या होगा? गुड कंडक्टर का मतलब हो गया कि उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। अब उसी प्रकार से बताइए पुअर कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो? थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब कि उसमें ना रेजिस्टेंस हमारा क्या हो? थोड़ा सा ज्यादा हो, जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक देगा, वो हमारा पुअर कंडक्टर हो गया। आप खुद सोचो ना, रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला
मटेरियल हमारे पास ज्यादा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने देगा? कभी बढ़ने नहीं देगा। वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा रुक जाए, और इलेक्ट्रॉन रुक गया तो क्या आपको करंट मिलेगा उससे? और जब आपको करंट नहीं मिल पा रहा है तो वो कैसा कंडक्टर होगा, गुड या बैड? बैड, यानी कि पुअर कंडक्टर। कोई दिक्कत इसमें? मतलब ये हो गया गुड कंडक्टर का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, इलेक्ट्रॉन आपका फ्रीली मूव कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। और पुअर कंडक्टर का मतलब हो गया, पुअर कंडक्टर का मतलब हो गया जिसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, और वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक देगा। अच्छा अब बताइए कि इंसुलेटर हमारा क्या होगा? फिर इंसुलेटर क्या होगा? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। ये आप जानते हैं पहले से इंसुलेटर का डेफिनेशन, लेकिन अब आप रेजिस्टेंस को दिमाग में रखते हुए इंसुलेटर का डेफिनेशन बताइए, जिसमें रेजिस्टेंस एक्सट्रीम लेवल पे होगा, मतलब सबसे ज्यादा। एग्जाम्पल आपका ये मार्कर क्या आपका इंसुलेटर है। इट मींस इसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें ना रेजिस्टेंस हर कोने में बैठा हुआ है, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा उसको वहीं पर रोक देंगे। मतलब इसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को जरा सा भी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो ये हमारा इंसुलेटर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो ये क्या, ये तीनों डिफरेंसेस समझ में आ गया, पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर और इंसुलेटर। गुड कंडक्टर का सिंपल सा मतलब हो गया जिसमें रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल ना के बराबर होगा, और रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाएगा। और पुअर कंडक्टर का मतलब हो गया जिसमें रेजिस्टेंस होगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होगा, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक देगा, यानी कि वो आगे ही इलेक्ट्रॉन को नहीं बढ़ने देगा, और इलेक्ट्रॉन हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है इसका मतलब वो हमारा पुअर कंडक्टर है। और इंसुलेटर का मतलब हो गया जिसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या हो, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हो, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रॉन को जरा सा भी रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ने देगा। और इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है आगे, इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिलेगा। तो अब क्या आपको रेजिस्टेंस और ये तीनों चीज समझ में आ गया? तो रेजिस्टेंस का ना सिंपल सा मतलब आप ये याद रखिएगा कि हर कंडक्टर के अंदर एक अनवांटेड मटेरियल हमारा प्रेजेंट है, जो करता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है। उसका नेचर ही है कि हाँ हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तुम्हारा टांग पकड़ के हम बैठ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, बस बात खत्म। लेकिन हाँ शर्त क्या है, किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है तो किसी में ज्यादा होता है। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो हमारा पुअर कंडक्टर होगा, जिसमें और ज्यादा हो जाएगा वो पूरा इंसुलेटर हो जाएगा, जिसमें रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम होगा वो हमारा गुड कंडक्टर हो जाएगा। जैसे आपका एल्यूमिनियम वायर, आपका कॉपर वायर, ये सब क्या आपका गुड कंडक्टर है। इट मींस उसमें रेजिस्टेंस होता तो है लेकिन बहुत ही कम होता है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन हमारा फ्रीली मूव करता है, आपको करंट मिल जाता है। चलिए आपको दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ आपने समझा, रेजिस्टेंस समझा, और ये तीनों आपने ये समझ लिया। तो ओम्स लॉ का ना सिंपल सा मतलब समझ जाइएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और ये तो हमारा ओम्स लॉ का डेफिनेशन हो गया। लेकिन जो कभी पूछा कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ, तो V इक्वल्स टू IR, सिंपल। और रेजिस्टेंस का मतलब हर कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये आपको ये तीनों समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही तीनों आपको समझाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। अब आपको समझ में आ गया, अब आगे जो समझाएंगे वो आराम से आप समझेंगे। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हुआ ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। अब आगे एक बात बताइए, क्या इस फॉर्मूला से हम दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी आपने किसका फॉर्मूला निकाला, V इक्वल्स टू IR। उसी प्रकार से क्या अब हम I का नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहीं से आप देखो जरा ध्यान से, इसी से निकलेगा हमारा दो फॉर्मूला भी और। I का I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R ना, क्योंकि I का निकाल रहे हैं और ये हमारा मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। V इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V बाई R। एक फॉर्मूला और हमारा इसे निकल सकता है, किसका, R का। बताइए जरा क्या होगा, V बाई I, क्योंकि ये हमारा I अभी मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। हमारे पास दो फॉर्मूला और आ गया। देखो यहाँ पे ना आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये वाला भी आपको याद नहीं रखना है, केवल क्या याद रखना है, ये वाला। यदि आपको ये वाला मालूम है तो ये दोनों आराम से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने फॉर्मूला निकाल तो दिया, आपको याद भी नहीं रखना ये फॉर्मूला, इसी से आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना बहुत बड़ा चीज हम कहना चाह रहे हैं हम, बहुत ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे ना आपको रिलेशन समझाते हैं हम, क्या होता है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब। ठीक है, देखिए इस प्रकार का जब भी आपके सामने लिखा हुआ रहे ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और बाई में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है मालूम है? इनवर्स रिलेशन होता है। देखो जब भी इक्वल टू को डायरेक्ट सामने लिखा हुआ रहे, समझ जाइएगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बात कर रहा है। लेकिन जब भी कोई चीज यहाँ पे लिखा हुआ रहे और नीचे में भी कुछ लिखा हुआ रहे बाई में, उसका मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन है? इन दोनों में कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। उसी प्रकार से इन दोनों में कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। अब थोड़ा सा ना आप इसके बारे में भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों हमारा सेम चीज है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आई है, दोनों सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये फॉर्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, ये फॉर्मूला हो गया हमारा रेजिस्टेंस का, आर का। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऐसा रिलेशन दिख रहा है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब समझिए क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, समझिएगा, मेरे बातों को ध्यान समझिए। इसमें कैसा रिलेशन? पहली बात इनवर्स रिलेशन। ठीक है, यहां पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखो, और इनवर्स रिलेशन में आप क्या समझते हैं? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या फिर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ऐसा वाला काम चलता है। आप इसमें जरा ध्यान से देखो तो, यदि आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, बहुत ध्यान समझिए, कोई कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस आपका ज्यादा है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो कम क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या सही बात है? बहुत सही बात है, क्योंकि यदि आपके कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ज्यादा रोकना चाहेगा। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को वो रोक देगा तो क्या आपको करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस यदि ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट आपको कम मिलेगा। तो क्या यहाँ पे इनवर्स रिलेशन हुआ? इसी प्रकार से यदि आपको करंट ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस कम है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे ना बहुत ये चीज ना बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर आप ये क्या बताना चाह रहे हैं। हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, आपको अब ये मालूम चल चुका है कि हर कंडक्टर में हमारा एक अनवांटेड प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को यदि वो रोक दिया तो करंट आपको नहीं मिलेगा, और यदि वो करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नहीं रोक पाया तो आपको करंट मिलेगा। सिंपल सा बात है। तो अब यहाँ पे हम वही बताना चाहते हैं कि यदि इन दोनों में रिलेशन इनवर्स का है तो एक बढ़ना चाहिए तो दूसरा घटना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसे समझो, यदि किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस हमारा कम है, रेजिस्टेंस कम है मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकने वाला हमारा कम है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकने वाला कम है, इसका मतलब आपको क्या मिलने वाला है? ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आपको ज्यादा मिलने वाला है। या फिर इसको आप ऐसे और कैसे समझ सकते हैं, आपको ना इलेक्ट्रिक करंट कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, इसका मतलब ज्यादा क्या है वहां पे? रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट आपको कम मिल रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ने क्या कर रखा है? इलेक्ट्रॉन को रोक रखा है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। और जब वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है तो आपको करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिंपल। तो इन दोनों में सिंपल सा कैसे समझो, पूरे बातों का निचोड़ एक लाइन में बताते हैं कि यदि हमारा किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट आपको कम मिलेगा, या फिर इलेक्ट्रिक करंट कम है, इसका मतलब है कि आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है। सिंपल सा बात है। ये बात समझ में आया? अब क्या समझे जरा बताओ हमको, इसमें क्या था? क्यों ऐसा क्यों? मतलब कि तुम ये बोलना चाहती हो कि सर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। बिल्कुल सही बात, इनवर्स रिलेशन है तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन क्यों? हाँ, इलेक्ट्रॉन को वो, यदि रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को वो रोक दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन को रोक दे रहा है इसका मतलब वो करंट बहुत ही कम मिलने वाला है। वही चीज था इसमें, वही चीज इसमें और वही चीज इसमें भी सेम चीज है। यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन है। अब इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे आपको ये दो बात, यहाँ पे ना हम दो बात आपको समझाए हैं। ओम्स लॉ में इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, या फिर कैसे इसको और घुमा के बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। पहला ये चीज आपने समझा। दूसरा चीज आपने यहाँ पे समझा, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है? इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि इनवर्सली रिलेशन प्रोपोर्शनल होता है। ये रेजिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, या फिर रेजिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक करंट कम। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो यहाँ पे हम आपके सहूलियत के लिख देते हैं कि इन दोनों में कैसा रिलेशन? इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
चलिए अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा कुछ नया चीजें हैं, जैसे V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट आप जानते हैं, कैपिटल V, इसका आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का आप जानते हैं SI यूनिट एम्पियर, कैपिटल A। आपके लिए नया क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसका होता है, यहीं पे लिख देते हैं, इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट इज ओम, OHM, और लिखते हैं हम लोग इसको ऐसे, कोई डाउट इसमें? उसके बाद तो सबका आपको SI यूनिट मालूम ही है। R का क्या हो गया, रेजिस्टेंस का ओम, SI यूनिट इसका ओम है, उसको लिखते हैं इससे। उसके बाद इसका मालूम है आपको, इसका मालूम है, अब इसका मालूम चल गया आपको, तो ये चीज आपको पूरा समझ में आ गया। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो अब आपके सामने, और हमने बार बार कहा आपको ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान में आप ये वाला फॉर्मूला रखो, यही फॉर्मूला आपका ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब आइए आप यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जिस तरीके से हमने आपको बताया यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उसी प्रकार से यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात और, रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट में लिखेंगे कुछ इस तरीके से, देख लीजिए आप अपने बुक के डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस को इसी प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। तो अभी आपके सामने एक नया सर्किट भी हम बनाने वाले हैं, जिसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, रेजिस्टेंस ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट आप कैसे लिखोगे, यूनिट का मतलब 1, यूनिट का सिंपल सा मतलब 1, और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, 1 ओम रेजिस्टेंस आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। आप इसके लिए किसका फॉर्मूला लगाओगे, रेजिस्टेंस का लगाओगे। कहां रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यहां है, ठीक है। यानी कि आपको यदि 1 ओम रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 ओम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, सॉरी 1 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और 1 एम्पियर आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो वही यहां पे लिखा होगा, देखो, व्हेन दी, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। When the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm। यानी कि आप फॉर्मूला पे लगा दो, फॉर्मूला हमारा होता है R इक्वल्स टू V बाई I। तो V आपके पास कितना है, 1 वोल्ट, I कितना है, 1 एम्पियर, क्या बना, 1 वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोग कहते हैं 1 ओम। बात खत्म। तो जब भी आपसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछे, इसका मतलब है कि आपसे वो पूछ रहा है कि 1 ओम रेजिस्टेंस आपको कब मिलेगा, तो तब मिलेगा जब हमारे सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट उससे फ्लो हो रहा हो, तब जाके हमको 1 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा रजिस्टर। एक आपके सामने नया वर्ड आ गया, रेजिस्टेंस से मिलता जुलता है आपका रजिस्टर, तो कुछ उसमें मिलना चाहिए हमको रेजिस्टेंस जैसा। देखिए क्या है, अ कंडक्टर विच अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट बट ऑफर्स सम रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो इज कॉल्ड अ रजिस्टर। सिंपल सा आपसे समझो। अब आगे आने वाले क्लास में हम अधिकतर जगहों पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे कंडक्टर के जगह पे, रजिस्टर। देखो, कंडक्टर का सिंपल सा मतलब होता है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, और रजिस्टर का मतलब होता है कि वो भी कंडक्टर ही होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका कुछ मात्रा में रेजिस्टेंस होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहेगा। मतलब ये हो गया, देखो इस दुनिया में ना जितना भी कंडक्टर आपके सामने है, हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ मात्रा में रेजिस्टेंस है ही, यानी कि हर कंडक्टर में वो अनवांटेड प्रॉपर्टी प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है। तो इस दुनिया में जितना भी कंडक्टर है वो हमारा क्या हो गया, अब क्या अभी भी आप उसको कंडक्टर बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे आप उसको, रजिस्टर। तो रजिस्टर का सिंपल सा मतलब हो गया वो कंडक्टर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास तो होगा, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में क्या मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, उसी को हम लोग कह देंगे रजिस्टर। तो जब भी आपके सामने हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे रजिस्टर, तो आप समझिएगा कि अच्छा बात हो रहा है कंडक्टर का, लेकिन उस कंडक्टर में कुछ मात्रा में ही सही, लेकिन रेजिस्टेंस जरूर होगा। ओके, कोई डाउट इसमें? चले, तो रजिस्टर का मतलब समझाया क्या हुआ। रजिस्टर का सिंपल सा मतलब आप ये समझिएगा कि एक कंडक्टर ही है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा मात्रा में ही सही, लेकिन क्या होगा, रेजिस्टेंस जरूर होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं रजिस्टर। सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट क्या होता है, इसके बारे में भी देख लो। अ कंपोनेंट
which is used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance और rheostat। यानी कि एक सर्किट में ना आप चाहते हैं कि करंट को थोड़ा सा ना रेगुलेट किया जाए, चेंज किया जाए बिना वोल्टेज को चेंज किए। उसके लिए हम लोग सर्किट में लगाते हैं एक डिवाइस, उसका नाम है रियोस्टैट, या फिर आप उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। उसका सिंबल आपके सर्किट डायग्राम में दिया गया, आप उसको देख लीजिए। इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, क्लास 10th में इसका इस्तेमाल आपको नहीं देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि रियोस्टैट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारा एक ऐसा कंपोनेंट या फिर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हम लोग सर्किट में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? करंट को घटाने बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को बिना चेंज किए। वही हमारा डिवाइस है रियोस्टैट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, सिंपल। अब आप बताइए, क्या इस पूरे चीजों में कहीं पर भी कोई डाउट? हर चीज समझ में आया है? कहीं पे डाउट रहा है तो जरा पूछ लीजिए हमको जल्दी फटाक से, क्योंकि ना देखो इस पूरे चीजों में आपको बहुत कुछ ध्यान में नहीं रखना है। 2-3 बात आप बस ध्यान में रखिएगा। पहला ओम्स लॉ, और बहुत जगह आगे भी जब हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करके दिखाएंगे, उसमें ओम्स लॉ बहुत मिलने वाला है। ये हम आपको पहले चेतावनी दे दे रहे हैं कि ओम्स लॉ को आप नेग्लेक्ट मत करो। ओम्स लॉ का सिंपल सा मतलब यदि आपसे कोई पूछे, चलो बाकी सब चीज आप भूल जाओ क्या आपने पढ़ा, सिंपल सा याद रखो, बहुत सिंपल याद रखना है, यहीं पे आपको बहुत कुछ याद हो जाना चाहिए। ओम्स लॉ का सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, लेकिन फॉर्मूला पूछे तो V इक्वल्स टू आई आर। ओके, इसमें हमारा R क्या है? रेजिस्टेंस है, और ये हमारा कैसा रहता है? हर कंडक्टर में कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है कि ये हर कंडक्टर में होगा ही होगा, कंफर्म है होगा। बस शर्त क्या है? किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। इसीलिए तो कम बेसी के चक्कर में हमारा क्या होता है, कोई गुड कंडक्टर होता है, कोई बैड कंडक्टर होता है, कोई पुअर, कोई इंसुलेटर होता है, ये चीज होता है। कोई डाउट इसमें? चलो, तो आपको यहाँ पे ये भी चीज समझ में आ गया। तो यहाँ पे R हमारा रेजिस्टेंस है जो कि हर कंडक्टर में कांस्टेंट यानी कि फिक्स रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद और क्या था इसमें? हाँ, रेजिस्टेंस आप समझ गए, एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है। अब उसके बाद था हमारा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि 1 ओम रेजिस्टेंस आपको कब मिलेगा? जब सर्किट से 1 वोल्ट, वोल्टेज कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट, और करंट कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर, तब आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और रजिस्टर का मतलब आपने केवल यहाँ पे समझ लिया कि रजिस्टर हमारा एक कंडक्टर ही होता है, बस उसमें हमारा क्या होगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन करंट उससे भी फ्लो करेगा। वो क्या हो गया आपका रजिस्टर। और वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे रियोस्टेट हमारा एक ऐसा कंपोनेंट या फिर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम लोग अपने सर्किट में लगाते हैं करंट को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि घटाने बढ़ाने के लिए, बिना वोल्टेज को चेंज किए। ठीक है, ये आपका हो गया रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसके बाद आपने यहाँ पे एक नया चीज क्या पढ़ा था? नया चीज आपने यहाँ पे पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है, डिनोट करते हैं हम लोग इसको इस तरीके से, ये वाला सिंबल के तौर पे। और यहाँ पे आपने एक नया चीज और पढ़ लिया, क्या? इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। ठीक है, चलिए इसको आप एक बार पूरा पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपके सामने ना यहाँ पे हम 2 चीज समझाने वाले हैं। देखिए, पहला चीज हम आपको यहाँ पे अभी समझाएंगे। ये पहली बात तो हम अभी आपको यहाँ पे ना एक डायग्राम बना के दिखाएंगे, यानी कि सर्किट, और उस सर्किट में अब हम 3 चीज ऐड करने वाले हैं, आमीटर, वोल्ट मीटर, और अभी आपने एक नया चीज क्या पढ़ा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी ऐड करेंगे, और ये भी जो सर्किट एक बनाएंगे ये आपका एक कंप्लीट सर्किट होगा। इसके बाद अगला हमारा सर्किट कोई एडवांस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी हम बना के दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे अभी जो आपने पढ़ा कि R हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा फिक्स रहेगा। वो अभी आपको करके दिखाएंगे एक ग्राफ के थ्रू, उसको हम लोग कहते हैं VI ग्राफ। उसके बाद 1-2 सवाल भी हम लोग बना लेंगे। चलिए, इसमें कोई दिक्कत? इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। चलिए,
क्या रेजिस्टेंस हर कंडक्टर में पाया जाएगा? बिल्कुल, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने हम एक सर्किट बनाते हैं, उस सर्किट में ना हम लोग 3 चीज ऐड करेंगे, ठीक है? देखिए ध्यान से, आप एक बल्ब बनाना चाहते हैं, बल्ब बना सकते हैं आप, इसके ऊपर आपका पूरा आजादी, आप बल्ब बना सकते हैं। और ये देखो ध्यान से, ये जो हमने यहाँ पे बनाया ना, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है? बताइए कितना सेल है ये? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। 3 सेल काफी होता है किसी भी सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये आपका आमीटर, आमीटर आप यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। हाँ, वोल्ट मीटर अभी बनाएंगे, अभी बनाए नहीं है। ये आपका माइनस वाला हो गया, ठीक है? ये आपका स्विच, और ये आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, आपका रेजिस्टेंस हो गया। और ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। अब सवाल है कि सर हम लोग वोल्ट मीटर कहाँ पे लगाएंगे? देखिए, वोल्ट मीटर आप यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं। ये आपका V हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव क्यों? क्योंकि करंट हमारा पॉजिटिव से जा रहा है, तो पहला इसका सामना किससे होगा? पॉजिटिव से, और लास्ट वाला ऑटोमेटिक हमारा नेगेटिव। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट को भी आप दर्शा दीजिए I से, तब जाके ये आपका एक कंप्लीट सर्किट समझा जाएगा। अब आपका एक ये कंप्लीट सर्किट है, और याद रखिएगा एग्जाम में ना ये 2 नंबर क्वेश्चन में आता है। हाँ, सर्किट बनाने के लिए आएगा, मतलब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। जब भी आपके पास सर्किट बनाने के लिए एग्जाम में पूछे, आपके पास ना उस सर्किट में 3 चीज मेंशन करना कंपलसरी है, आमीटर, वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस। आप चाहें तो अलग से आप बल्ब इसमें शो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर दीजिएगा। और कम से कम आपके पास यहाँ पे बैटरी सेल कितना होना चाहिए? 3, मिनिमम 3 काफी है। और स्विच होना चाहिए आपका, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट का डायरेक्शन आप दिखा दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से इधर मूव करता है, तो वो नहीं दिखाना होता हमको, बात खत्म। ये आपका एक कंप्लीट सर्किट हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना आपके एक बुक में, मतलब एनसीईआरटी में, ओम्स लॉ जब समझाया गया है, तो वहां पे ना एक ग्राफ भी बनाया गया है। उस ग्राफ को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग कहते हैं, है ना, बगल में है, उसको हम लोग कहते हैं VI ग्राफ। उसको आप एक बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और हम बहुत सावधान तरीके से ये हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए, इस ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल्स आता है। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखे गए हैं, वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे 0.4 है, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0। उसके बाद यहाँ पे है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। ओके, उसके बाद हमारा एक, इसको आप लोग अपने बुक से बना लीजिए तब तक। उसके बाद हमारा ये एक इस तरीके से बना हुआ है, टेढ़ा नहीं बनाना है, इसको सीधा बनाना है, ठीक है? हमको यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा ये, चलिए ठीक है, आप इसको सीधा बनाइएगा। उसके बाद इधर आपको दर्शाना है करंट, और करंट अपने यूनिट में है, यानी कि एम्पियर में है। इधर करंट आपको दिखाना है, और इधर आपको दिखाना है पोटेंशियल डिफरेंस को, POTENTIAL, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने यूनिट यानी कि V में दिया गया है। ये आपका इधर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ओके,
चलिए उसके बाद फिर अब यहाँ पे ना आप कुछ वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए। आपके बुक में उतना वैल्यू को सही जगह पर सटीक तरीके से तो नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे इसको आप ऐसे एज्यूम करना, ठीक है। देखो इस तरीके से इसको आप बनाइए। यहाँ पे ना हम आपको एक बहुत ही अच्छी चीजों को बताने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, इतना वैल्यू काफी है, एक छोटी का कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी हमारा ये बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतना आपके समझने के लिए काफी है। और इस चीज को हम लोग कहते हैं VI ग्राफ। अच्छा VI ग्राफ क्यों, VI ग्राफ ही क्यों, जरा बताइए तो। ये हमारा, इसको हम लोग एक बादल में यहां पे लिख दें, एक बादल बना के यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लिखने वाले हैं, ठीक है। VI ग्राफ, इसके आगे हम कुछ और भी बातें लिखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम हमको समझाएंगे। अच्छा बताइए इसको हम लोग VI ग्राफ क्यों कहते हैं। इसको आप ओम्स लॉ का ग्राफ भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको VI ग्राफ भी कह सकते हैं। बताइए VI ग्राफ क्यों, क्योंकि V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो कि यहाँ पे दिया गया है, और I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो कि यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसको VI ग्राफ कहते हैं। अब इससे हम आपको बताना क्या चाहते हैं, ये जरा समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आपके पास अभी तुरंत आपने ओम्स लॉ पढ़ा, V इक्वल्स टू IR, ओके। आपके इस ग्राफ में कौन कौन सा दो वैल्यू दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है इधर की ओर, I दिया गया है नीचे की ओर। तो बताइए हमारा कौन सा वैल्यू निकल सकता है, इसे R का निकलेगा। चलिए R का वैल्यू हम निकालते हैं, और R का वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला इसी से निकालेंगे। देखो हमको ना कोई फॉर्मूला याद रहे ना रहे ओम्स लॉ का, हमको ये फॉर्मूला याद है, क्योंकि हमको मालूम है बाकी दो फॉर्मूला इसी से निकलने वाला है। तो R का फॉर्मूला क्या निकलेगा, R इक्वल्स टू V/I। अब इसको ना R1 मान लो, क्योंकि R1 R2 R3 कैसे हम ऐसे करके वैल्यू निकालने वाले हैं। R1 का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जरा ध्यान से समझना। V का वैल्यू आप पहला वाला यहाँ पे पुट करो, कितना है 0.4, और I का वैल्यू भी आप पहला वाला पॉइंट करो, कितना है 0.1। कितना वैल्यू आएगा, इसको यदि हम करेंगे तो 4 पॉइंट को आप हटाओगे तो क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10 इंटू 1, इसके पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर में 10 लिखना पड़ेगा, है ना। तो 10 से 10 हमारा कैंसिल होगा, कितना आया 4, 4/1 यानी कि 4। क्या सही है, वो हमने निकाला रेजिस्टेंस, क्या ये सही है, नहीं अभी गलत है, ओम लगाना पड़ेगा लास्ट में, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए टीचर ना यही सब मौका ढूंढते हैं आपका नंबर काटने के लिए, कि कहाँ पे बच्चा यूनिट को छोड़ेगा वहीं पे नंबर काटेंगे, और वहां पे फिर आप सवाल भी नहीं कर सकते सर से, सर पर नंबर क्यों काटा। अरे भाई उसका अधिकार है, काट सकता है, लेकिन बिना मतलब का नहीं। जब आप यूनिट छोड़ोगे तब आपका नंबर काटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालते हैं इसका R2। अब इसमें हम भी लेंगे वैल्यू इसका सेकेंड वाला 0.8, और इसका वैल्यू लेंगे हम 0.2। इसका आप लिखोगे 8/10 इंटू 2, और यहाँ पे आपका 10, क्योंकि हम पॉइंट को हटा रहे हैं तो ये लिखना पड़ेगा आपको। तो आपके पास आएगा 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपके पास 8/2 आएगा, यानी कि 4 ओम यहाँ भी आएगा, ठीक है। R3 निकाले जरा ध्यान से। R3 अब लेंगे हम 1.2, और अब वैल्यू लेंगे हम इसका 0.3, यानी कि एक स्टेप आगे तो एक स्टेप इधर। इसका आप लिखोगे 12/10 इंटू 3, और ऊपर में 10 आप लिखोगे, तो 10 से 10 कैंसिल, 12/3 यानी कि 4 ओम। इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे लिए इतना समझना काफी है। जरा देखिए तो ध्यान से समझाएं। अब देखिए इतना करके आप रुक जाइए, हालांकि आप आगे और कर सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए काफी है। आप ऐसे समझो, ये जो एक स्ट्रेट ग्राफ दिया गया है, एक स्ट्रेट ग्राफ जो यहां पे दिया गया है, ये स्ट्रेट ग्राफ आपको क्या बता रहा है मालूम है, ये आपको ना बेसिकली ग्राफ के थ्रू ओम्स लॉ समझा रहा है। ओम्स लॉ में आपने पढ़ा कि जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों कैसे रिलेशन में है, डायरेक्ट रिलेशन में। अब जरा यहाँ पे देखो तो आपने करंट को बढ़ाया तो आपका
पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ा। अपने करंट को और आगे बढ़ाया तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ गया। करंट को अपने और आगे बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पे आ गया। फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, यानी कि जैसे जैसे आप करंट को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस आगे बढ़ रहा है। इट मीन्स क्या यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ लागू हुआ? बिल्कुल ओम्स लॉ लागू हुआ यहाँ पे हमारा। लेकिन यहाँ पे हमने जो आर का वैल्यू निकाला 4 ओम 4 ओम 4 ओम, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि हमने ना यहाँ पे निकाला एक बार आर का रेजिस्टेंस, एक बार यहाँ पे निकाला, एक बार यहाँ पे निकाला, हमने तीनों बार मेरा आर का वैल्यू 4 ओम 4 ओम 4 ओम आया। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर में करंट कितना भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी हो, रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था वेयर आर इज अ कांस्टेंट। मतलब मान लीजिए कि हमारा कोई वायर है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कोई हमारा वायर है, इसमें करंट हम लोग क्या करें, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ दिख गया हमको कि हाँ ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरे वायर में बढ़ क्या नहीं रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है? रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहते थे कि किसी भी कंडक्टर में करंट बढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े, रेजिस्टेंस को उससे कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा। 4 ओम तो पूरे कंडक्टर में 4 ओम ही रहने वाला है, घटने अभी बढ़ने वाला वो नहीं है। घटेगा बढ़ेगा कब? जब आप कंडक्टर ही बदल दो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम का एक कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टेंस कुछ और होगा। अब हम एल्यूमिनियम की जगह पे कॉपर का ले लिए तो कॉपर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा। लेकिन जब तक आपके पास एक सिंगल कंडक्टर है, उस पूरे कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस? कांस्टेंट, यानी कि बराबर होगा। वही हम यहाँ पे आपको बताना चाहते थे। तो अब यहाँ पे बताइए आप, वी आई ग्राफ आपको क्या देता है? इलेक्ट्रिक करंट देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है, या रेजिस्टेंस देता है? रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो आपके पास ग्राफ में ही है, इलेक्ट्रिक करंट भी आपके पास ग्राफ में ही है। आपको वी आई ग्राफ रेजिस्टेंस देता है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग वी आई ग्राफ ऑलवेज गिव्स अस रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ ऑलवेज गिव्स अस रेजिस्टेंस, यानी कि कैपिटल आर का वैल्यू दे देगा। और वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, विच इज, यानी कि पूरे के पूरे कंडक्टर में आपका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात में कोई दिक्कत है? चलिए, तो यहां से आपने एक कंप्लीट सर्किट भी देखा और यहां से आपने एक वी आई ग्राफ भी समझ लिया, तो इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब इसके बाद ना मेरा मन कर रहा है कि आपको एक सवाल कराया जाए ओम्स लॉ से, ठीक है? चूंकि आपने पढ़ लिया अब ओम्स लॉ, अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। और यहाँ पे जो हम सवाल आपको देने वाले हैं ना, अभी मेरा इसके पीछे माइंड है क्यों हम यही सवाल दे रहे हैं आपको। पीछे देखिएगा, ये पहले आप लिख लो एक बार। ये आपका वी आई ग्राफ हो गया, मिटा दे इसको। चलो, तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि उसका वैल्यू कभी भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में नहीं बदलता। यदि आप उसके वैल्यू को बदलना चाहते हैं तो आप कंडक्टर ही बदल दो, ठीक है? चलिए, अब आप एक क्वेश्चन हमको जरा बोलिएगा। क्वेश्चन आपको बताते हैं कौन सा है, आपके बुक का ही देंगे। एग्जाम्पल 12.3, इसमें ए बी करके दिया गया है, उसको बताइएगा पहले ए नंबर, ठीक है? क्वेश्चन आप लोग लिखिए, सब कोई लिखिएगा, ठीक है? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई। इसमें 2 क्वेश्चन है, ए करके और बी करके। तो पहले ए वाला बताइए कितना है। हाउ मच करंट will an electric bulb DRAW draw from a 220 volt source, comma, if the resistance of the bulb
if the resistance of the bulb filament is 1200 चलिए आपका ए नंबर हुआ। अब आप इसके बी नंबर को देखिए, बताइए बी नंबर क्या है। लिखिएगा इसको सब कोई, ठीक है। हाउ मच करंट will an electric heater coil source if the resistance of the heater coil is 100 ohm, यही है। चलिए, और हम ये आशा करते हैं कि हर कोई इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इसके पीछे ना मेरा माइंड है, मतलब इसमें हम जानबूझ के ना यही वाला क्वेश्चन आपके सामने क्यों रखे हैं, कोई और भी रख सकते थे, है ना। मतलब आप ये बोलते हैं कि सर कोई और क्वेश्चन रखते तो फिर भी आप ये बोलते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम क्यों दिए हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन हम इसलिए दिया है ना क्योंकि हम आपको इसके अंदर ना कुछ चीजें समझा सके, और वो क्या होगा, हमारा ओम्स लॉ ही होगा, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग वही पढ़े हुए हैं। चलिए, इसका सॉल्यूशन आप ए नंबर का देखो पहले बहुत ध्यान से। यदि आप समझ गए ना तो ओम्स लॉ मेरे हिसाब से आप माइंड में जो कंफ्यूजन रहा होगा वो आपका दूर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि हमारे पास ना पहले वैल्यू जो दिया गया पहले आप वो लिख लो, फिर आपको पूरा क्वेश्चन समझाते हैं। यहाँ पे 220 वी लिख दिया, इसका मतलब है किसका वैल्यू दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस का दिया गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पूरा नहीं लिख के बल्कि केवल वी लिखेंगे, और कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया है। और हमने क्या कहा था आपको, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल वी, और उसका एसआई यूनिट भी कैपिटल वी ही होता है, ये कैपिटल वी है, याद रखिएगा। और इसमें आपका ना यहाँ पे 1200 और ये वाला साइन लगा दिया, मतलब ये किसका वैल्यू दिया गया है, रेजिस्टेंस का। वेरी गुड। और रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं, यानी कि 1200 ओम दिया गया। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ओम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आपको निकालना है बेसिकली आई निकालना है, यानी कि करंट निकालना आपको। अब इस पूरे क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं आपको। इसमें कहा जा रहा है कि देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो आपके घर में लगा हुआ हो सकता है, उस इलेक्ट्रिक बल्ब को आप वोल्टेज जो है ना 220 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। और आपके घर में जो सर्किट है उस सर्किट में रेजिस्टेंस आपका 1200 ओम का है। तो बताइए कि वो बल्ब इलेक्ट्रिक करंट आपका कितना इस्तेमाल करेगा। सिंपल, ये आपका पूछा गया इसमें। चलिए हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, हमारे पास ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू आई आर। हमको निकालना क्या है, इसमें आई निकालना है, तो आई के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, V बाई आर। इसीलिए हमने कहा आपको ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे, आपको ओम्स लॉ याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हैंस I इक्वल्स टू V बाई आर। तो V हमारे पास कितना है 220 है, R कितना है 1200 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल, ये हमारा 2 से कटेगा 11 बार में, और ये 2 से कटेगा 60 बार में। कितना आया 11/60 आया। इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 11 को आप डिवाइड करो 60 से, 0 पॉइंट, तो एक बार में 60, 0, 11 में 6 गया 5, फिर यहाँ पे 0 दे देंगे हम लोग। कितने बार में 56 छोटे 48, 8 बार में 0 2, तो कट गया। 3 बार में 180, फिर ये हमारा बढ़ता चला जाएगा 0.183, ऐसे हमारा 3333 बढ़ता जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे ना इसको घुमा फिरा के कितना लिख सकते हैं 0.18 रहने दो केवल,
वैल्यू कम रखेंगे ना आपको समझ में आसानी होगा। आपने ये निकाल दिया और यहाँ पे आपने क्या निकाला, बेसिकली करंट निकाला। तो हैंस आपका करंट कितना आ गया, 0.18 आपका ओम क्या आया, करंट आया। पहले वाले क्वेश्चन करने की ए वाले का, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग निकालते हैं बी वाला। बी वाला आप यहीं पे बना लो, सॉल्यूशन आप बी में आइए, पहले आप बनाओ, उसके बाद हम समझाना चाहते हैं कि इसमें क्या हम कहना चाह रहे थे। बी में क्या कहा गया, देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम a 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। इट मींस इसमें हमारे पास V का वैल्यू 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस हमारे पास इसमें मात्र 100 ओम है। ठीक है, इसमें भी आपको करंट पूछा गया और करंट आपको फॉर्मूला मालूम है, कहां से भाई, यहां से, I इक्वल्स टू V/R। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये सवाल क्या कह रहा था, इसको समझ लीजिए। ये कह रहा था कि देखो आपने अपने घर में एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा रखे हो, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक हीटर को आप 220 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हैं लगातार, और उस सर्किट में जहां पे आपने इसको लगाया है उसमें ना 100 ओम का 100 ओम का रेजिस्टेंस है। बताइए कि आखिर आपका वो इलेक्ट्रिक हीटर कितना करंट इस्तेमाल करेगा। सिंपल, चलो निकालते हैं। तो I इक्वल टू V/R। V हमारे पास यहाँ पे 220 है और रेजिस्टेंस हमारे पास 100 है। 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा, 2.2 डायरेक्ट करते हैं, 2.2 एम्पियर। तो हैंस I इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर, ये आपका इसमें करंट आया। चलिए अब यहां पे हम समझाना क्या चाहते हैं उसको समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो आप हमको ये बताइए कि इन दोनों सवाल में सिमिलैरिटी क्या है। वोल्ट सेम है, पहली बात आपने पकड़ लिया। इसमें भी वोल्ट हमारा 220 वोल्ट, इसमें भी हमारा 220 वोल्ट। दोनों में अलग क्या है, रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस 1200 वोल्ट, इसमें रेजिस्टेंस 100 वोल्ट, 100 ओम, 1200 ओम और इसमें 100 ओम। करंट कितना आया, 0.18 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। यहां से आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही। देखो वोल्ट तो दोनों में सेम है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो आप। केवल आपका नजर जाना चाहिए अभी फिलहाल रेजिस्टेंस में और करंट में। आप यहां पे खुद देखो, इसमें रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा है और हमने पढ़ाया आपको इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स आप ऐसे निकाल लो जरा, देखो ध्यान से, V इक्वल्स टू IR। I का निकालो क्या होगा, I इक्वल्स टू V/R। और हमने क्या बताया था, इसमें कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, यानी कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा या फिर एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट हमारे पास कम आया। इसका मतलब आप इसको और कैसे कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं, मतलब ये होगा कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला हमारा मटेरियल ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाएगा, इसीलिए करंट आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन कम मूव कर पा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट आपको कम मिला है, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस आपके पास 100 ओम है बस, लेकिन करंट आपके पास 2.2 एम्पियर का आया, मतलब कि यहाँ पे 0.18, यहाँ पे 2.2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें हमारा था 1200 ओम रेजिस्टेंस, इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब है कि मुझे ज्यादा क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट। इसको और आप कैसे समझा सकते हैं, ऐसे समझाइएगा कि इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला जो हमारा मटेरियल है ना, वो क्या बहुत ही कम है, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो करंट आपको ज्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा फ्रीली, इसलिए आपको करंट ज्यादा मिलेगा। बस यही चीज हम इसमें समझाना चाहते थे। इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जाता है और आपके एनसीईआरटी बुक में पूछा गया। जब हम लोग अपना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सीरीज चलाएंगे ना, उसमें ऐसा सवाल आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली दो ही चीज आपको ओम्स लॉ में ध्यान रखना है। पहला, ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR, और इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा ऐसा। और ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, सिंपल।
बस बात खत्म। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे हमारा आज का क्लास जो था ओम्स लॉ का वो कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल्स हम लोग बीच बीच में एक एक दो दो ऐसे ऐसे कभी कभार हम लोग बनाते चलेंगे, जहां पे कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा आपको समझाने के लिए, वो हम बनाते चलेंगे, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अगला टॉपिक हमारा रहा फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कल यानी कि अगले वाले क्लास में करेंगे। तो कहाँ यदि कहीं पे आपको डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा और अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे। और अगले वाले क्लास में मिलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप पिछले वाली चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स जो हमने बताया उसमें क्या कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, उसका SI यूनिट क्या है, ये सब चीज़ आप एक बार रिवाइज करके आइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप रिलेट करना सीखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।